नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 4। प्रकाश सोचने लगा बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। स्कूल की दहलीज तक तो ठीक है, परंतु उसके आगे की शिक्षा पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं। अब तक तो प्रशांत पढ़ाई लिखाई में सही है, मगर ठीक से तालीम दिया जाए तो 10 तक अच्छी रिजल्ट कर लेगा। इस प्रकार से सुशांत भी कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है, मगर कॉलेज स्तर तक एक साथ में उनके जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा। जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखते हैं, उससे भला क्या होगा। अंजलि अपने घर की हर एक समस्या के विषय में अपने माता पिता से चर्चा करती है, ताकि उनसे सही सलाह मिल सके। ऐसे में अंजलि के माता पिता का कहना है कि अपने बेटी के घर में रहने के एवज में उन लोगों ने जो भी पैसा किराया के रूप में दे रहे हैं, उन पैसे को बच्चों के नाम पर हो या बच्चों के खातिर अंजलि के नाम से बैंक में जमा कर दी जाए, ताकि भविष्य में उसे निकालकर उनकी जरूरतें पूरी कर ली जाएगी। साथ ही रिटायरमेंट के समय हमें जो पैसा वगैरह मिला है, वह सारा का सारा पैसा तो बैंक में रखा है, जरूरत पड़े तो उसे काम में ले लेंगे। आखिर वह पैसा भी तो तुम्हारे ही काम में लगेंगे ना, क्योंकि हमें जो भी पेंशन मिलती है वह गुजारा करने के लिए काफी है। ऐसे में तुम चिंता ना करो। माता पिता के पास जमा पूंजी जो भी रहती है, उस पर तो बेटा बेटी के ही अधिकार बनती है, और हमारे लिए तो बेटा कहो या बेटी बस तुम ही लोग हो। ऐसे में तुम लोग चिंता क्यों करते हो। अंजलि के माता पिता के मन की बात जब प्रकाश के कानों तक पहुंचा तो उसे मन में हीन भावनाएं जागृत होती है, यह सोचकर कि भला अब मैं कितना लालची लोग निकला हूँ। लोग मुझे यही कहेंगे कि अपने सास ससुर जी के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हालांकि उनके बाद भी 16 आने सही है, परंतु क्या ऐसा करना सही होगा। उन लोग अपनी बेटी को गिफ्ट करे या नाती नातिन को, बात तो वही आ जाती है ना। नहीं, मुझे उन लोगों पर उम्मीद की निगाहें गाड़ कर बैठे नहीं रहना चाहिए। मुझे खुद ही अपने बच्चों के जरूरतों को पूरी करने की क्षमता अर्जित करने होंगे। मुझे कोई ऐसे उपाय करने होंगे ताकि कल को किसी और के मुंह की ओर ताकने की जरूरत ना हो। ऐसा क्यों ना की जाए कि थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दी जाए, ताकि बैंक में रखे पैसा की तुलना में अच्छी रकम की वापसी हो, और इनमें तो जब चाहे पैसा लगाया और जब चाहे पैसा निकाल लो। ऐसा करना ठीक रहेगा। इस व्यवसाय के माध्यम से जो भी अतिरिक्त पैसा आती रहेगी उससे बच चूंकि भविष्य की राहें और भी सुगम हो जाएंगे। प्रकाश मौका देखकर पत्नी अंजलि से सारी बातें कहता है। ऐसे में बात जब अंजलि के पिता तक पहुंचा तो कहने लगे, बेटा ऐसा निर्णय लेना तो अच्छी संकेत है, परंतु किसी एक जगह पर पैसा लगाने के बजाय एक से ज्यादा कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना शायद सही रहेंगे। ऐसे में अगर पैसा डूब भी जाए तो थोड़े ही नुकसान होंगे, क्योंकि सारे कंपनी तो एक साथ नहीं डूबते हैं ना। कभी कभी किसी किसी कंपनी के बिजनेस ठीक से नहीं चलते तो उनके शेयर ऊंचे भाव तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी अवस्था में निवेशकों में निराशा होती है। सारे पैसे को एक के बजाय अलग अलग कंपनी में लगाना सही होगा। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। अंजलि के पिताजी का कहना प्रकाश को अच्छा लगा। उसने ठीक वैसा ही करने का प्रयास में जुटा रहा, ताकि बच्चे लोगों के करियर में कोई रुकावटें नहीं पहुंचेगी। कुछ दिन और बीता कि प्रकाश को नौकरी में प्रमोशन भी मिल गई, जिससे उसका पद प्रतिष्ठा के साथ तनख्वाह में भी इजाफा हो गई है। ऐसी अवस्था में घर में कुछ ऐसी वातावरण बन गई कि अंजलि कहने लगी, हमें एक मोटर कार ले लेनी चाहिए। मगर प्रकाश ऐसा करने के खिलाफ है। उसका कहना है कि हमारे पास पहले से ही एक लैम्ब्रेटा है, उससे हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। ऐसे में मोटर कार खरीदकर हमारा खर्च को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोटर कार खरीदने पर काफी पैसा निकल जाएंगे। साथ में उसकी रखरखाव तथा उसमें लगने वाले तेल के पीछे बहुत से पैसा खत्म हो जाएंगे। हमें ऐसी फिजूल का खर्च करने से परहेज करना चाहिए। इस विषय पर परिवार दो भागों में बांट गई, परंतु अंजलि के माता पिता काफी समझदारी से अपनी बेटी को समझने लगे। बेटा, दामाद जी ने ठीक ही कह रहे हैं।
अगर दामाद जी इस बात को समझ रहे हैं कि तुम सभी के लिए यह स्कूटर काफी है, तो इसमें बुराई क्या है? एक मोटर कार खरीद करके अपने खर्च को बढ़ाने से भला क्या लाभ होगा? उससे कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार के आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएंगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की गरिमा अर्थात जिसे लोग स्टेटस कहते हैं, उसे दिखाने की भला क्या जरूरी है? कल को कार के पीछे तनख्वाह के एक मोटी हिस्सा निकल जाएंगे, जो तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें किसी भी कार्य करने पर हिम्मत जुटाएगा। आता हमारे हिसाब से तो दामाद जी का कहना 16 आने सही है। देखते देखते आखिर वह समय आ गई कि बेटा प्रशांत अच्छे अंक के साथ 10वीं की एग्जाम को पास कर गया। अब उसे 12वीं की पढ़ाई पूरा करना होगा, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई को लेकर तैयार होना होगा। परंतु आगे की पढ़ाई को लेकर तो अभी से ही उन्हें सोचना होगा, क्योंकि 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला लेगा तो कौन सी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेगा। प्रकाश अपने पत्नी को कहने लगा, देखो अंजलि, हमारे तुम्हारे समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर आ गई है। हमारे समय में प्राइवेट स्कूल कॉलेज नाम मात्र के थे। बड़े बड़े शहरों में रहे होंगे, परंतु छोटे छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं थी। ऐसे में जो साधारण सी पढ़ाई हुआ करती थी, आईए, बीए, बीएससी, बीकॉम, लोग उसी में ही संतोष कर लिया करते थे। किसी भी गांव में 2-4 लड़का अगर बीए या बीएससी पास कर लिया तो लोग उसे भगवान के रूप मानते थे, लोग उसे बहुत सम्मान करते थे। उस जमाने में चौथी पास क्लार्क या तो थानेदार हुआ करता था, प्राइवेट कंपनी तो नाम के तौर पर थे। अगर नौकरी करनी हो तो सरकारी, नहीं तो छोटे छोटे किसी कंपनी में काम करके लोग संतुष्ट थे। परंतु अब समय बहुत बदल चुकी है, बहुत कंपटीशन आ गई है। जब तक कि बच्चे अच्छे कॉलेज से अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक लेकर ना निकले तो उसे कंपटीशन में नौकरी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी भी तो पर्याप्त नहीं है ना। अंजलि जो चुपचाप बैठकर अपने पति की बातें सुनती रही, बीच बीच में अपनी राय भी रखती है और कहती है, आजकल तो मानो पढ़ाई लिखाई का कोई अंत ही नहीं है। पढ़ते जाओ, एक अच्छी सी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गई है। आए दिन खबरें आती है कि फलाने जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए बच्चे अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। अच्छे ग्रेडिंग से पास करना ही सब कुछ नहीं रहा, कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट करने पर ही अच्छे फैकल्टी में दाखिला मिलती है, फिर पढ़ाई करते हुए पास करने पर उसके बाद ही कोई अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। कितने कठिन हो गई है आज के जनजीवन। अभी कुछ ही साल में कितना कुछ बदल गई है। आजकल सादा पढ़ाई लिखाई वालों को ढंग की कोई नौकरी ही नहीं मिलते। पता नहीं हमारे बच्चों के समय और क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे। प्रकाश अपने पत्नी अंजलि की बातें सुनते हुए कहने लगे, तुमने ठीक ही कही है। अभी देख लो प्रशांत कौन सा सब्जेक्ट को लेकर हायर सेकेंडरी करेगा, यह एक बड़ी समस्या है। अगर साइंस लेकर पढ़ाई करता है तो कोई ना कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, या तो कॉमर्स फैकल्टी लेकर पढ़ाई करेंगे तो बिजनेस के विषय को लेकर आगे की पढ़ाई करते हुए कोई भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा सकता है। यदि आर्ट्स फैकल्टी के साथ पढ़ाई की तो आगे दूरगामी रास्ते कम बचे रहते हैं, क्योंकि ऐसी सादा पढ़ाई करके या तो स्कूल के टीचर बने या तो कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर ले, जहां पर 100-200 नौकरी के वैकेंसी होने पर लाखों बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं और परीक्षाएं देते हैं। उस पर भी चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी अवस्था में कल को नौकरी पाने की आशा करना बहुत कठिन विषय होगी। अब बचा केवल एक ही उपाय, अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा है तो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाले, फिर कंपटीशन के जरिए आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करवाएं, ताकि उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो हमारे तरह ही डोलते फिरेंगे। अंजलि सांत्वना देते हुए अपने पति को कहने लगी, तुम तो ऐसी बातें मत करो, तुम अपनी तरफ से प्रयास करते रहो। हमारे पास जो भी है हमें उसी से ही प्रयास करने होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पीछे से भी कुछ ना कुछ खर्च करने होंगे।
जरूरत पड़ी तो कंपनी से कुछ रुपए एडवांस के रूप में ले लेना, और कर भी क्या सकते हैं। और आखिर में उनके नाम से पोस्ट ऑफिस के खाते में जो है। जवाब में प्रकाश करता है, तुम ठीक कहती हो, परंतु सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें एक एक करके 4 जनों के लिए पैसा निकालने होंगे। तभी अंजलि कहती है, देखो अगर सब कुछ ठीक ठाक सी रही तो अगले 5 से 6 साल में प्रशांत को कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, ऐसे में हमारी कुछ चिंता दूर हो जाएंगे। जवाब में प्रकाश कहता है, तुम कितना सहजता से कह देती हो, परंतु यह नहीं समझते हो कि किसी पर भी उम्मीद रखना सही नहीं है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।